नमस्कार, श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्न आपको देखने हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित अभ्यास प्रश्न, जिसे हम व्याख्या सहित देखेंगे कि कौन से प्रश्न की क्या प्रकृति रहती है। ठीक है, श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, हमने वर्णमाला संबंधी क्लास देखी थी। नेक्स्ट क्लास है आपके लिए हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्नों की। पहला प्रश्न आपसे पूछता है, इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है। चार ऑप्शन हैं जिनमें से आपको बताना है कि संयुक्त स्वर कौन सा है। ऑप्शन ए जो है आई, ऑप्शन ब जो है अ, ऑप्शन स जो है उ और ऑप्शन द जो है आ। यहाँ पूछा गया है संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर तो जो हिंदी में संयुक्त स्वर होते हैं उनमें ए, ऐ, ओ, औ ये चार संयुक्त स्वर होते हैं, जिनसे उनके बनने में जो है समान जातीय नहीं होते हैं, विजातीय स्वर साथ में जुड़ते हैं और उनके बनने से कुछ विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। तो इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर आई जो है वो आई जो है ये किससे मिलकर बनता है, अ प्लस ई से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है यह, अ प्लस ई से मिलकर बनता है, जो है आई जो है, जिसे यहाँ पर जो स्वर है वो आई है। ठीक है, ये इससे मिलकर बनता है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, पहला आंसर आपका सही होगा, जो अ प्लस ए से भी मिलकर बनता है। ठीक है, ये इससे भी मिलकर बनता है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे। आपके ऑप्शन है, तीन ऑप्शन आपके पास हैं कि विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे। पहला ऑप्शन है स्वर है, व्यंजन है या दोनों। ठीक है, या कोई नहीं इनमें से। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपने देखे हैं। चौथा ऑप्शन जो आपसे कह रहा है कि विसर्ग को आप किस वर्ग में रखेंगे, तो जो आंसर जो आपका होगा वो होगा कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि विसर्ग जो है न स्वर है न व्यंजन है। आपको बताया था हमने कि स्वर के ठीक बाद और व्यंजन के ठीक पहले आने वाली ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह। ठीक है, किसने कहा है इसे, किशोरी दास वाजपेयी ने इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास है कि कौन सा व्यंजन दंत्य है। आपको बताना है कि उच्चारण स्थान के अनुसार इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य है। पहला ऑप्शन है ध, दूसरा है क, तीसरा है ट और चौथा है ड। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा व्यंजन दंत व्यंजन है। तो जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही है। यहाँ पर दंत व्यंजन कौन सा है, ध। क यहाँ पर कंठीय व्यंजन है, ट यहाँ पर तालव्य व्यंजन है और ड यहाँ पर कौन सा व्यंजन है, मूर्धन्य। ड जो है सॉरी कंठीय वर्ण। चलिए सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, हम सही कर लेते हैं इसको। चलिए वापस से देखिए, जो प्रश्न ये है कि कौन सा व्यंजन दंत है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है ध, दूसरा ऑप्शन है क, तीसरा ऑप्शन है स और अगला जो ऑप्शन है आपके पास कौन सा व्यंजन दंत है, ध, क, स में जो देखिए आपके पास ध है अ में, ब में है क, स में है ट और द में है ड। तो यहाँ पर दंत व्यंजन
कौन सा है ये आपको देखना है। तो यहाँ आपका जो ऑप्शन है ये सही है, ध। दंत व्यंजन कौन सा है, ध है। देखिए यहाँ पर हम देख लेते हैं वापस से कि जो क है वो कंठय है, ठीक है। फिर आपके पास कौन सा वर्ण है, देखिए क कंठय वर्ण हो गया, त मूर्धन्य हो गया, ट और ड भी क्या होता है, मूर्धन्य व्यंजन होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है ये आपको बताना है कि कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपके पास यहाँ पर ढ है, ठ, ट, ये तीनों व्यंजन क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। जो मूर्धन्य व्यंजन नहीं है वो है आपका च। च क्या है, मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। तो राइट आंसर आपका ये हो गया च, मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछते हैं, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कौन सा व्यंजन नासिक्य है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा व्यंजन नासिक्य है। देखिए कि इसमें कौन सा व्यंजन नासिक्य है। ऑप्शन अ है म, ऑप्शन ब है स, ऑप्शन स है ड, ऑप्शन द है घ। तो आपको यहाँ पर देखना है कि कौन सा व्यंजन नासिक्य है। तो यहाँ पर आपका जो म है वो क्या है, नासिक्य व्यंजन है। नासिक्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको बता दें। नासिक्य व्यंजन जो होते हैं वो है अ, अहम जो होता है वो, फिर अंग, इय, फिर आपको पता है कि न, न और म, ये सब क्या होते हैं, नासिक्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न से हम जुड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपका संयुक्त व्यंजन ग, ज्ञ किन दो ध्वनियों के संयोग से बनता है। प्रश्न ये है संयुक्त व्यंजन ग किन दो ध्वनियों के संयोग से बना है। ये आपको बताना है कि ग किन दो ध्वनियों के संयोग से बना है। पहला जो ऑप्शन आपके पास है ग प्लस य से, फिर अगला नेक्स्ट ऑप्शन है ज प्लस य से, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ज प्लस य से, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ग प्लस र से। तो आपको बताना है कि संयुक्त व्यंजन किससे मिलकर बना है। तो जो सही आंसर है आपका वो है ज प्लस य से मिलकर क्या बनता है, ज्ञ होता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपको पता है। हम संयुक्त व्यंजन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन जो है वो है आपका श, फिर त्र, फिर ज्ञ और श्र, जो श्री वाला होता है, यह जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब इन चारों की विशेषता आपको पता है। ये किससे मिलकर बनता है, क प्लस स से मिलकर बनता है, यह त प्लस र से मिलकर बनता है, और ये ग जो है ज प्लस य से मिलकर बनता है, और ये जो श्र है श प्लस र से मिलकर बनता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लिया। आप नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा व्यंजन इनमें महाप्राण नहीं है। आपको बताना है कि महाप्राण ध्वनियों में कौन सा व्यंजन इसमें महाप्राण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है आपसे कि कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। अब बताना है आपको कि महाप्राण नहीं है। अब महाप्राण व्यंजन के लिए आपको पता है कि कौन कौन से व्यंजन महाप्राण होते हैं। वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण महाप्राण होता है, और श, श, स, ह क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखिए आपसे पूछा गया है कि महाप्राण नहीं है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। यहाँ पर क है, ठीक है, ख है, छ है और द है। तो आपका जो ऑप्शन है यहाँ पर जो सही है, क्योंकि जो वर्ण पूछ रहा है तो इसमें आपका जो आंसर है वो क्या है, सही जो है वो है आपका क।
क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अब यहाँ पर इसका विपरीत प्रश्न पूछा गया है कि इसमें अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ये आपको देखना है कि इसमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। यहाँ है च, फिर नेक्स्ट है ठ, फिर छ और ढ। तो यहाँ आपको देखना है कि अल्प प्राण जिसमें क्या होता है, कम श्वास आए, वर्ग के विषम वर्ण कौन कौन से, वर्ग के विषम वर्णों में अल्प प्राण में 1, 3, 5 और यर लव एवं सभी जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सभी स्वर और यर लव और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए में है च, ऑप्शन ब में है ठ, ऑप्शन स में है छ और ऑप्शन द में है ढ। तो आपको देखना है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो है आपका, यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो यहाँ आप देखिए आपका जो ऑप्शन सही है वो है च। च क्या है, अल्प प्राण ध्वनि है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपसे ये पूछ रहे हैं कि इनमें से उच्छिप्त ध्वनि कौन सी है। अब ये आपको बताना है कि इनमें से उच्छिप्त ध्वनि कौन सी है। अब 4 ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन है आपके पास ट, फिर है ठ, फिर है ड और फिर है ड। तो यहाँ चारों में से आपको पता है उच्छिप्त व्यंजन जो हैं, दो जो व्यंजन हैं जिनसे निर्मित व्यंजन है उनको उच्छिप्त व्यंजन कहा जाता है, जिन्हें ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। दोनों जो ध्वनियाँ हैं वो उच्छिप्त व्यंजन हैं, ताड़नजात हैं। द्विस्पृष्ट ध्वनि कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर जो सही है ये है आपका द नंबर, जो ये आपका आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, अगला जो प्रश्न है वो है आपका पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। अब आपको बताना है कि इनमें से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, य है, र है, ल है और व है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो य जो है अंतस्थ वर्ण होता है जो अर्ध स्वर में भी गिना जाता है, र क्या होता है, प्रकंपित वर्ण होता है। ठीक है, और जो है वह दंतोष्ठ व्यंजन है, क्या है, दंतोष्ठ है। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो जो पार्श्विक वर्ण जो वर्ण है वो है ल। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है 11 नंबर का, कौन सा स्वर समृद्ध है। अब आप देखिए कि ये जो कौन सा स्वर है वह समृद्ध है। कौन सा स्वर आपके पास जो देखना है आपको कि ये कौन सा स्वर है जो समृद्ध स्वर है, जिसे समृद्ध स्वर कहा जाता है। अब देखिए आपको समृद्ध स्वर बता दें कि समृद्ध स्वर में जो है ई, ऊ और ऊ, दोनों क्या, चारों जो स्वर होते हैं वो समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं, ई, ऊ और ऊ। तो यहाँ जो आपको देखना है कि समृद्ध स्वर में आपके जो ऑप्शन में है ए ऑप्शन जो है सही है, ई समृद्ध स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 12 नंबर में, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। अब यहाँ पर पूरे जो वर्ण हैं वो पूछे हुए हैं कि हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो यह ऑप्शन जो है आपके पास देखिए 46, 48, 50 और 52। तो जो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो है 52 है। ठीक है, कौन कौन से हैं, 52, जिसमें 11 स्वर है, 33 मूल व्यंजन है। ठीक है, ये कितने हो गए, 44 हो गए। कितने हो गए, 44 हो गए। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 4 आपके ऊष्म, 4 आपके अंतस्थ, पहले अंतस्थ व्यंजन आते हैं फिर ऊष्म व्यंजन आते हैं, 4 4 ये आपके हो गए। कितने हो गए, 48 हो जाते हैं। कितने व्यंजन होते हैं, 48 होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये आपके 48 व्यंजन हो गए हैं। 2 इसमें अयोगवाह जुड़ते हैं। ठीक है, कितने हो गए, 2 अयोगवाह
प्लस 2 उच्छिष्ट जो ध्वनियाँ देखिए ड और ढ, तो ये टोटल मिलकर कितनी हो गई है? 52 वर्ण हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से अग्र स्वर कौन सा है? अब 4 ऑप्शन जो है, 13 नंबर का प्रश्न जो है आपसे पूछ रहा है कि इसमें से जो है अग्र स्वर कौन सा है? ए, अ, उ और आ। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से अग्र स्वर कौन कौन से हैं, जो जिसमें क्या हो, अग्रभाग, जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहे, वह जो है स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, जिनमें ई, ए, ऐ और री अग्र स्वर होते हैं। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि आपके पास कौन सा है जो अग्र स्वर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अ सही है। ए जो क्या है, इनमें से अग्र स्वर है। अब हम मध्य स्वर की बात कर लें तो मध्य स्वर के अंतर्गत क्या आता है? मध्य स्वर में अ होता है। क्या होता है? मध्य स्वर में अ होता है, जो कि आपने नेक्स्ट जो पहली कक्षा देखी थी जिसमें स्वर के बारे में परिचय कराया था, उसी में इसका जो आंसर है आपको देखे थे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है, वर्गीय व्यंजनों की संख्या देवनागरी लिपि में कितनी है? अब देखिए प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि यहाँ पर सीधे पूछ लिया गया है कि वर्गीय व्यंजन की संख्या देवनागरी लिपि में कितनी है। ठीक है, देवनागरी लिपि में ही होती है, पर यहाँ पर नाम पूछ लिया गया है और किसकी पूछी है? वर्गीय व्यंजन, जिन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो उनकी संख्या कितनी है? स्वाभाविक सी सामान्य सा प्रश्न है, उनकी संख्या कितनी है? 25 है। 25 जो है उनकी वर्गीय व्यंजन की संख्या है। ठीक है, आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। अगला जो प्रश्न है आपके अनुसार, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं? अब आपको ये बताना है कि जो उच्चारण स्थान होते हैं उसके आधार पर व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो है उच्चारण स्थान के अनुसार आपके पास व्यंजन के कितने वर्ग होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए उच्चारण स्थान के अनुसार प्रश्न में 7 ए नंबर पे दे रखा है 7, ब पे है 6, स पे है 5 और द पे है 4। तो आपको देखना है यहाँ पर कि उच्चारण स्थान के अनुसार कितने, उसके आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ये सभी गलत हैं। जो यहाँ जो है आपको उसके अनुसार कितने आंसर होता है, यहाँ पर 8 होते हैं। उच्चारण अनुसार के अनुसार व्यंजन कितने वर्ग होते हैं? तो उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजन के 8 वर्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? अब आपको ये बताना है कि इनमें से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है। जो प्रकंपित व्यंजन है वह कौन सा है, जिसे लुंठित वर्ण भी कहा जाता है? ऑप्शन है य, र, ल, व। जो है ऑप्शन में आपके पास चारों अंतस्थ व्यंजन दे रखे हैं, जिनमें से आपको बताना है कि प्रकंपित व्यंजन जो है वो कौन सा है। तो हम देख लेते हैं, प्रकंपित व्यंजन जो है आपका र है। क्या है? प्रकंपित व्यंजन र है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है? इनमें से आपको बताना है कि किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है। ऑप्शन अ है क, ऑप्शन ब है घ, ऑप्शन स है व, ऑप्शन द है ब। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही है, ऑप्शन व। य और जो व है इन्हें क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है हम देखते हैं कि ह को किस वर्ग में रखेंगे। अब ह जो है आपको ह बताना है कि वह किस वर्ग में रखते हैं। ह कौन सा वर्ग के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपसे पूछता है कि ह किस वर्ग में रखते हैं। ह को किस वर्ग में रखा जाता है? ऑप्शन आपके पास हैं, संघर्षी हैं, पार्श्विक हैं, या स्पर्श हैं, या सभी हैं। तो आपको पता है कि ह जो है संघर्षी हैं, उष्म है, स्वर यंत्री जिसे कहा जाता है, और काकल्य वर्ण भी है। क्या क्या है ह की जो विशेषताएं हैं वो आप देख लीजिए कि यहाँ ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर के क्वेश्चन में संघर्षी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो ह होता है वह संघर्षी है,
ठीक है, ऊष्म है और स्वरयंत्री है और काकल्य ध्वनि भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न से हम जुड़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है दंत वर्ग का व्यंजन कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि कौन सा व्यंजन दंत वर्ग का नहीं है। आपके पास अ ऑप्शन है त, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास घ, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है थ और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ध। तो आप यहाँ देखिए त थ द ध न। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ग है वो क्या है, सही आंसर हो जाएगा। नहीं है तो आपका यह आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। अब आपको ये देखना है कि उसमें से ऊष्म व्यंजन कौन सा नहीं है। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो देख लिए पहले। तो श श स ह, तो यहाँ पर है श, श जो क्षत्रिय वाला है श, श श स। तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर जो है ए नंबर का जो है वो सही हो जाएगा। श जो होता है वह ऊष्मीय व्यंजन नहीं, वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसमें आपका जो आंसर जो है वह ए नंबर जो है वो सही हो जाएगा आपका कि ये क्या है, ऊष्मीय व्यंजन नहीं है, यह संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है कि कौन सा स्वर विवृत है। अब यहाँ आपको देखना है, हम स्वर की कक्षा में पहले देख चुके हैं, उस क्लास में हमने देखा था स्वर के संबंध में सारे परिचय देखे थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इनमें से कौन सा स्वर विवृत है, आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये पूछ रहा है आपको इसमें से कौन सा स्वर जो है विवृत है। आपको इसमें से देखना है, चार ऑप्शन आपके पास हैं ए, उ, आ और अ। तो आप इसमें से बताइए कि कौन सा स्वर जो है विवृत है। यहाँ पर आपको देखना है कि विवृत स्वर कौन सा है, यही आपको बताना है कि विवृत स्वर कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो है आई, जो क्या है, विवृत स्वर है। ए क्या होता है, अर्ध समृद्ध स्वर होता है। ठीक है, तो यहाँ आई क्या होता है, विवृत स्वर है। और इसके साथ में एक और स्वर होता है जो होता है औ, वो भी क्या है, विवृत स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आई और ये दोनों क्या हो गए, विवृत स्वर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास वो है कौन सा स्वर अर्ध विवृत है। अब चार ऑप्शन आपके पास हैं, कौन सा स्वर क्या है, प्रश्न अर्ध विवृत है। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर अ, ई, उ और ओ। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्ध विवृत है। 23 नंबर के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन जो है ऑप्शन है अ, ई, उ और औ। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा अर्ध विवृत है। अर्ध विवृत स्वर आपके पास इनमें से देखना है आपको कि कौन सा अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, इसमें आपको बताना है अर्ध विवृत स्वर जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता है समृद्ध स्वर और अर्ध समृद्ध स्वर, तो यहाँ जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। अ जो है अर्ध विवृत स्वर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास वो है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब आपको देखना है इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऑप्शन जो है अ श्र है, ऑप्शन ब है श, ऑप्शन स है त्र और ऑप्शन ज्ञ। सामान्य सा प्रश्न, सिंपल प्रश्न, साधारण सा प्रश्न है। आपको बताना है कि कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो यहाँ पर जो श है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं कि यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। ये ऑप्शन है यर लव किस वर्ग के व्यंजन है। ऑप्शन ए है तालव्य, ऑप्शन ब है ऊष्म, ऑप्शन स है अंतस्थ, ऑप्शन द है औष्ठ्य। तो आपको पता है कि यर लव जो है वो क्या है, आपके अंतस्थ वर्ण है। क्या है, अंतस्थ वर्ण यर लव है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा
ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है कौन सा अमानक वर्ण है। अब यहाँ पर 4 वर्ण देखने हैं जिनको आपको बताना है कि कौन सा अमानक वर्ण माना गया है इनमें से, कि कौन सा अमानक वर्ण है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि कौन सा इसमें से अमानक वर्ण है। चारों ऑप्शन आपके पास हैं कि इनमें से जो अमानक वर्ण है वो कौन सा है, ये आपको बताना है कि इसमें से अमानक वर्ण कौन सा है। पहला है ख, दूसरा है च, फिर म और भ। तो यहाँ पर जो अमानक वर्ण है वो है च। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके पास जो प्रश्न है, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताना है कि यह ध्वनि तालव्य है, दंत है, व्रस्व है या औष्टय है। तो आप बताइए छ ध्वनि जो है, पहले तो देखिए छ किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये आपके च वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, च वर्ग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वह कौन सी ध्वनि हो गई, ये आपको बताना है कि ये कौन सी ध्वनि है। छ जो आपको पता है कि यह किस वर्ग के अंतर्गत आती है और कौन सी ध्वनि है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि छ, चलिए देखिए ये जो है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो छ जो है आपके कौन सी ध्वनि के रूप में उच्चारण स्थान जो है वह कौन सा है। तो ये आपका जो है तालव्य व्यंजन है। क्या है, तालव्य जो है ये उच्चारण स्थान इसका क्या होगा, तालव्य होगा। ठीक है, क्या होगा इसका उच्चारण स्थान, तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे च वर्ग के कंठ और तालु से बोले जाने वाले च, छ, ज, ज, इय, ये क्या होते हैं, सभी तालव्य व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास वो है, हिंदी की देवनागरी वर्णमाला में उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है। अब आपको देखना है कि हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें उच्चारण की दृष्टि से स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है। ऑप्शन जो है वो है आपके पास 10, ब ऑप्शन में है 11, स ऑप्शन है 14, फिर द ऑप्शन है 12। तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कि यहाँ पर देखिए कि कौन सी जो हिंदी की जो देवनागरी वर्णमाला है उसमें उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है। ठीक है, तो उनकी संख्या जो है वो आपके पास 11 उनकी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके पास प्रश्न है, भावों व विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाव और विचार जो व्यक्त होते हैं उनके व्यक्त करने का माध्यम क्या है, ये आपको देखना है कि भाव और विचारों को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, किस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं, अपने भावों व विचारों को व्यक्त करने का माध्यम क्या है, उसे क्या कहा जाता है। शब्द कहा जाता है, वाक्य क्या कहा जाता है, अंश कहा जाता है या भाषा कहा जाता है। तो ये आपको बताना है कि हम देखते हैं कि यहाँ भावों व विचारों को व्यक्त करने का जो माध्यम है वह क्या है। ठीक है, यहाँ भाव और विचार को व्यक्त कर रहे हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या कहलाती हैं, भाषा कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ भाव और विचार को व्यक्त कर रहे हैं, तो किसके माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं, हम शब्द के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। और भाषा की परिभाषा क्या हो जाती है कि भाषा की जो परिभाषा होती है जिसके अनुसार हमें जो उच्चरित ध्वनि होती है जिसके द्वारा हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ जो शब्द है यहाँ पर शब्द इसका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है आपके भाषा के कितने भेद होते हैं। अब भाषा के कितने भेद होते हैं, चार ऑप्शन आपके पास हैं, अ 3, ब 4, स 2। तो जो भाषा होते हैं उसके कितने भेद होते हैं आपको बताना है कि
भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो भाषा के जो 3 भेद होते हैं, ठीक है, कौन कौन से भेद होते हैं? 3। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। ठीक है, 3 भेद कौन कौन से होते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा, जिसमें व्यवहारिक रूप से दो भेद माने गए हैं, जिन्हें मौखिक भाषा और लिखित भाषा कहते हैं। पर जो है भाषा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका वो है, भाषा की न्यूनतम इकाई है। भाषा की न्यूनतम इकाई कौन सी है? शब्द है, वर्ण है, वाक्य है। अब 3 ऑप्शन में से आपको बताना है कि भाषा की जो न्यूनतम इकाई है वह क्या है। न्यूनतम इकाई जो है भाषा की वह क्या है। तो यहाँ आपको देखना है कि जो भाषा की न्यूनतम इकाई है वह क्या है, वो आपको बताना है। तो ये जो भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण है, क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है आपके पास वो है, वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। तो वाक्य की न्यूनतम इकाई बतानी है आपको, शब्द, वर्ण या वाक्य। तो जो वाक्य की न्यूनतम जो इकाई है वो क्या है? शब्द है। वाक्य की न्यूनतम इकाई मतलब वाक्य की छोटी इकाई जो है वो क्या है? शब्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, शब्द की न्यूनतम इकाई है। अब शब्द की न्यूनतम इकाई बताना है आपको कि शब्द, वर्ण या वाक्य। अब शब्द की जो न्यूनतम इकाई है वो आपको बताना है कि शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो है, यहाँ पर शब्द की न्यूनतम इकाई जो क्या है? वर्ण है, सॉरी। ठीक है, ये जो है शब्द की न्यूनतम इकाई क्या है? वर्ण है। अगला जो प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि वर्ण जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न आपसे पूछते हैं कि जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो जो वर्ण होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न जो है, भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न है कि भाषा के लिखने के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जो प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो अंग्रेजी भाषा होती है वह रोमन लिपि में लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी जो है गुरुमुखी में लिखी जाती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो जो उर्दू भाषा है वह आपकी, यहाँ ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ रोमन, देवनागरी और गुरुमुखी दे रखा है, जबकि उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में लिखी जाती है? उर्दू भाषा अरबी फारसी में लिखी जाती हैं। ठीक है, अरबी और फारसी में लिखी जाती हैं। यहाँ जो ऑप्शन है यह रॉन्ग है। ठीक है, तो ये अरबी फारसी में लिखी जाती हैं। उर्दू जो भाषा है वो किस में लिखी जाती है? अरबी और फारसी में लिखी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने प्रश्न देखे हैं, हिंदी वर्णमाला से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। ठीक है, कितने आपने अभ्यास संबंधित हिंदी वर्णमाला से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है आपने। 40 प्रश्नों को आपने देखा है। ठीक है, यहाँ आपने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं,
जो हिंदी वर्णमाला से संबंधित हैं। निश्चित ही ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से आईएमपी हैं, ऐसे प्रश्नों का यह समावेश किया गया है। इसी प्रकार से जैसे अल्प प्राणवती ध्वनि है, महाप्राण ध्वनि है, घोष वर्ण है, अघोष वर्ण है, ऊष्म, संयुक्त, अंतस्थ, इनसे जुड़े हुए प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, श्री देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ।